चलिए आज स्वॉलोड स्टार के इस विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली एक्शन एडवेंचर कहानी धीरे धीरे इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि हमारी सोच से भी परे हो जाए। मतलब एक साधारण सा फाइटर इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक कैसे बन जाता है, यही सफर हम आज डिकोड करने वाले हैं। अब जरा इस कहानी के स्केल का अंदाजा लगाइए। आई ईट टोमेटोज की लिखी ये साइंस फिक्शन वेब नॉवल कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 1544 चैप्टर्स हैं और करीब 45 लाख, जी हाँ 4.78 मिलियन से भी ज्यादा शब्द। इसे इस तरह से समझिए कि अगर हैरी पॉटर की पूरी सीरीज को लगातार 5 बार पढ़ा जाए तब जाकर इसके बराबर का समय लगेगा। 2010 से लेकर 12 तक छपी इस कहानी ने प्रोग्रेशन फैंटेसी की दुनिया में सच में एक तहलका मचा दिया था। इतने बड़े एपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने इस चर्चा को कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। एक तबाही भरे माहौल से शुरुआत, फिर द गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट का आना, उसके बाद ब्रह्मांड के विशाल खालीपन में कदम रखना और फिर सबसे खतरनाक यूनिवर्स सी में एंट्री। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये कहानी आज एक ग्लोबल मल्टीमीडिया फेनोमेनन बन चुकी है। तो चलिए लू फैंग के साथ इस सफर पर निकलते हैं, पृथ्वी की टूटी फूटी सड़कों से सीधे मल्टीवर्स के युद्धों तक। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। शुरुआत होती है साल 2056 की पृथ्वी से, लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जिसे हम जानते हैं। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग है। सब कुछ तबाह हो चुका है और इंसानों के लिए हर एक दिन बस किसी तरह जिंदा बचने की एक जंग है। और इस तबाही की वजह क्या थी? आर वायरस। इस एक वायरस ने सचमुच इंसानियत को घुटनों पर ला दिया। एक भयंकर महामारी फैली, आबादी खत्म होने लगी और जो जानवर बच गए वो म्यूटेट होकर खूंखार राक्षसों में बदल गए। जरा सोचिए, हालात इतने खराब हो गए कि बचे खुचे इंसानों को बड़ी बड़ी दीवारों वाले बेस कैंप्स में छिपकर रहना पड़ा। बाहर की पूरी दुनिया अब उन बुद्धिमान और खूंखार मॉन्स्टर्स के कब्जे में थी। और मजे की बात यह है कि इसी एक्सट्रीम प्रेशर ने मानवता के अंदर से एक बिल्कुल नई तरह की शक्ति को जन्म दिया। यही वो टाइमलाइन है जो हमारे हीरो लू फेंग की प्रोग्रेशन को दिखाती है। 2056 की उस तबाही से लेकर गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट के संकट तक और फिर यूनिवर्स जीनियस बैटल से होते हुए सीधे यूनिवर्स सी तक। एक बेहद गरीब हाई स्कूल का लड़का जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए फायर हैमर स्क्वाड में शामिल हुआ था, वो कैसे एक ब्रह्मांडीय शक्ति यानी कॉस्मिक एंटिटी बन जाता है, इसका पूरा ग्राफ यहाँ साफ दिखता है। अब बात करते हैं दूसरे अहम पड़ाव की, द गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट। यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है जब पृथ्वी पर एक ऐसा भयानक संकट टूट पड़ता है जो पूरी इंसानियत को खत्म करने की कगार पर ला खड़ा करता है। इस संकट से निपटने का जो तरीका लू फेंग चुनता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। होता क्या है कि लू फेंग एआई बबत्ता की मदद से युनमो प्लैनेट की लेगेसी हासिल करता है और फिर इंसानियत को बचाने के लिए वो खुद अपनी जान की बाजी लगा देता है ताकि वो उसी खूंखार स्वॉलोइंग मॉन्स्टर यानी गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट के शरीर पर कब्जा कर सके। मतलब जो मॉन्स्टर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था, हमारा हीरो खुद वही बन जाता है। फिर वो आगे का सफर तय करने के लिए एक इंसानी क्लोन बनाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से कहानी का पूरा स्केल ही पलट जाता है। अब जब पृथ्वी सुरक्षित हो गई तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। पृथ्वी का सबसे ताकतवर योद्धा आखिर इस अनंत ब्रह्मांड को कैसे जीतेगा? अभी तक की सारी लड़ाइयां तो बस एक छोटे से ग्रह तक सीमित थीं, लेकिन उस अथाह अनजान ब्रह्मांड में असली ताकत का पैमाना क्या है? यहीं से कहानी एक नई उड़ान भरती है। और इस तरह हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से में, जहां दायरा एकदम से फैलकर गैनवू यूनिवर्स तक जा पहुंचता है। अब मुकाबला धरती के म्यूटेटेड जानवरों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे खूंखार और शक्तिशाली योद्धाओं से है। यहाँ लू फेंग साबित कर देता है कि पृथ्वी का एक इंसान भी पूरे ब्रह्मांड के टॉप पर पहुंच सकता है। इमेजिन कीजिए, खरबों गैलेक्सी से आए अरबों योद्धा और उनके खिलाफ पिनिकल जीनियस बैटल। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इनिशियल कोर में अपनी जगह बनाना, रिवर नाम की नई पहचान के पीछे छुपकर अमर योद्धाओं को धूल चटाना और वो शक्तिशाली वू स्लेयर विंग्स हासिल करना, ये सब दिखाता है कि पावर लेवल किस तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो चौथे पड़ाव में शुरू होता है, यूनिवर्स सी में एंट्री। जब कहानी इस प्राचीन, अनंत और खौफनाक जगह पर पहुंचती है तो पावर का स्केल एक बार फिर से पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ केओस सिटी लॉर्ड का इस्तेमाल किया गया एक रूपक बहुत ही सटीक बैठता है।
वो समझाते हैं कि जिस ओरिजिनल यूनिवर्स को इंसानियत जानती है वो तो बस एक सुरक्षित पालने की तरह है जो जीवन को पालता पोसता है। असली खतरों वाला मंच, वो ट्रू स्टेज तो ये यूनिवर्स ही है जहां पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक और ताकतवर जीव मंडराते हैं। इस जगह की सीरियसनेस का अंदाजा इसी से लग जाता है कि इसका रास्ता टोया ब्लैक होल के पास मौजूद वर्म होल नंबर 15 से होकर गुजरता है, जो सीधे खौफनाक किंग फेंग क्षेत्र में ले जाता है। और जैसे ही लू फेंग इस ब्लैक होल के पास पहुंचता है, उसे तुरंत अपने खजाने के साथ एक अजीब सी प्रतिध्वनि महसूस होती है, जो वू स्लेयर बिंग्स के तीसरे जोड़े का इशारा थी। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ एक पल की चूक का मतलब है सीधा मौत। इस यूनिवर्स सी में बड़े बड़े दुश्मनों को हराने के लिए लू फेंग जो तरकीब निकालता है वो है उसकी मशहूर ट्रिपल स्टैक टेक्निक। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना मिनिएचर यूनिवर्स डिप्लॉय करना। दूसरा, गोल्डन किंगडम को एक्टिवेट करना। और तीसरा, 9 शारिवर को आज़ाद कर देना। इन 3 सुपर पावरफुल डोमेन तकनीकों को एक साथ एक ही समय पर इस्तेमाल करना ये कोई मजाक नहीं है। और इस कॉम्बो का रिजल्ट एकदम धमाकेदार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तब मिलता है जब वो डीमन रेस के तियान लांग लॉर्ड जैसे खतरनाक दुश्मन को चकमा देता है। इस ट्रिपल स्टैक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने एक पीक डोमेन खजाने को कई दर्जन सेकंड तक पूरी तरह दबाए रखा। और इसी बीच लू फेंग के मोशा क्लैन वाले क्लोन ने फ्लेम सैंड कप को चुपचाप चुरा लिया। आइस पीक लॉर्ड के साथ मिलकर बनाई गई इसी शानदार रणनीति की वजह से वो चीन सी मैप के अहम टुकड़ों को हासिल कर पाता है। फाइनली 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक ग्लोबल मल्टीमीडिया फिनोमिनन। क्योंकि ये कहानी सिर्फ पन्नों तक सिमट कर नहीं रह गई, इसने असल दुनिया में भी अपना एक अलग ही जलवा बिखेरा है। इस फ्रेंचाइजी ने सच में दुनिया भर में धूम मचा रखी है। टेंसेंट वीडियो और क्रंची रोल पर इसके हिट एनिमेस की स्ट्रीमिंग हो रही है। वेब नॉवल और क्यूडियन पर इसके 1500 के करीब चैप्टर्स तो है ही, साथ ही वीटीवी पर इसके हिंदी एपिसोड्स ने एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को इससे जोड़ दिया है। और तो और एक्शन मोबाइल गेम्स ने भी इस कहानी की लोकप्रियता को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। वैसे जो लोग एनिमे देखने के बाद इसकी मूल कहानी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बढ़िया टिप है। मई 2026 तक एनिमे का सीजन 5 यानी ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट आर्क चल रहा है। तो अगर सीजन 5 के नए एपिसोड्स देखने के बाद कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ, तो वो सीधा नॉवल के चैप्टर 1200 के आसपास से पढ़ना शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बेचारा गरीब छात्र जो कभी म्यूटेट हुए जानवरों से अपनी जान बचाता था, वो आज यूनिवर्स लॉर्ड से टकराने वाली एक ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुका है। प्रोग्रेशन फैंटेसी का ये इतना विशाल स्केल आगे चलकर कहानी कहने के तरीकों को और किस मुकाम तक ले जाएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस जॉनर की असीम संभावनाओं पर गौर कीजिए। लू फेंग का ये सफर सिर्फ ताकत बटोरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात एपिक स्केलिंग की हो तो इंसानी कल्पना की उड़ान आखिर कहाँ जाके रुकती है। क्या सच में इसकी कोई सीमा है?